हम्म। तुम बोलते नहीं हो मेरे को, इसलिए मैं नहीं बोलता। आवाज़ नहीं आ रही है, आ रही है आवाज़ आ रही। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो आगे चलते हैं। प्रीपीजी का है क्या? तो डब्ल्यू वाला। चलो देखेंगे इसको ना, देखेंगे इसको। चलो ठीक है। हाँ, तो अपन ने क्या है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ठीक है ना। टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। वो किस तरीके से, हाँ गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। अब चलो आगे चलते हैं। तो ये अपन ने कल नोट डाउन भी कर लिया था, हो गया था। ठीक है, आगे चलो। अपन ने एवरेज प्रोडक्ट के बारे में बात कर ली थी, है ना। तो क्या बात करी थी वो अपन बता देते हैं, है ना। देखो सबसे पहले अपन ने इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरेज जो प्रोडक्ट, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है वो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अपॉन जो वेरिएबल इनपुट है उससे डिवाइड अपन करते हैं। तो ये बात हो गई, ठीक है। इफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट या वाई जो अपन जिसे डिनोट कर रहे हैं, अगर वो जीरो होगा तो आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। ये भी अपन ने कह दिया था, ठीक है, ये बात भी हो गई थी। उसके बाद क्या कहा अपन ने, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कर्व इज डेराइव्ड फ्रॉम टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व, ये भी अपन ने बात कर दी थी। एंड शेप ऑफ एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट जो कर्व है इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व। सिंपल सी बात है, जैसे टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व होगा वैसे ही आपका एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कर्व होगा ना, उससे अपन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ये बात भी हो गई। उसके बाद अपन ने क्या कहा था, टिल द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वहां तक, जो कि किस में था, फर्स्ट स्टेज में था। एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट। तो अपन ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट तक टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट के साथ हुआ था, और एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी क्या, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के साथ में। उसके बाद में क्या होगा, वो इंक्रीज तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट है, डिक्रीजिंग रेट के साथ। आफ्टर दैट मतलब इस पॉइंट के बाद में इट विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग बट नेवर टचेज द एक्स एक्सिस। इफ टच एक्स एक्सिस मींस टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। कब टच करेगा, जब टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, तब ये क्या करेगा, टच करेगा। ये बात भी अपन ने कल बता दी, ठीक है। चलो ये बात भी हो गई। उसके बाद क्या कहा अपन ने, इफ वी फॉलो द कंप्लीट पाथ ऑफ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कर्व, बोथ कर्व शोज द इन्वर्टेड यू शेप कर्व। ये अपन ने कल बात बता दी थी, इन्वर्टेड यू शेप की तरह लग रहे थे ना ऐसे, यू है ना, इन्वर्टेड यू शेप की तरह। तो ये बात भी अपनी हो गई। उसके बाद में ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कल अपन ने डिस्कस नहीं किया था। अब ये क्या है, आपने कॉस्ट पढ़ी होगी, है ना, कॉस्ट पढ़ी है ना आपने। तो आपने टोटल कॉस्ट भी पढ़ी होगी। टोटल जो कॉस्ट होती है वो क्या हुआ, टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है। सिंपल सी बात है, ये होती है। अपन ने एक बात बताई थी कि कॉस्ट जो है फंक्शन होता है, कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ क्या था, आउटपुट क्यू था, यही था ना, ये अपन ने बात कह रखी है पहले। कॉस्ट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट। क्यों, क्योंकि अपन ने कहा था, अपन ने एक कॉस्ट निकाली थी, मार्जिनल कॉस्ट निकाली थी, जिसमें अपन ने क्या कहा था, मार्जिनल है तो चेंज होगा किसमें, टोटल में क्या है, कॉस्ट अपॉन मार्जिनल है तो चेंज होगा कॉस्ट, और कॉस्ट किसका फंक्शन है, आउटपुट का। तो ये अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था, अपन ने निकाला था, उस समय मैंने बात बताई थी कॉस्ट किसकी फंक्शन होती है, आउटपुट की फंक्शन होती है, ठीक है। अगर मैं टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं, आउटपुट से। तो जैसे मैंने यहाँ पे आउटपुट से डिवाइड कर दिया, अपॉन क्यू, अपॉन क्यू, अपॉन क्यू, आउटपुट से डिवाइड कर दिया। तो टोटल कॉस्ट को अगर आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ही तो होगा, एवरेज कॉस्ट ही होगा। नहीं आया समझ में, आ गया, नहीं आया, अरे बिल्कुल, ये क्या बात हुई। अपन ने कहा एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट अपॉन क्या, इनपुट की क्वांटिटी एक्स, यही होता है। फिर मैंने क्या कहा, ये तो प्रोडक्ट की बात है, ये मैंने किसकी बात कर ली, कॉस्ट की बात कर ली। तो जैसे ये एवरेज प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल कॉस्ट की बात करेंगे।
अपॉन, यहाँ प्रोडक्ट इनपुट का फंक्शन होता है तो यहाँ कॉस्ट किसका फंक्शन होता है, आउटपुट का, तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू, इसको अपन ने क्या कहा, एवरेज कॉस्ट ही तो कहा है, बल्कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। टोटल फिक्स कॉस्ट अगर आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट, यही होगा, प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आ गया, सिंपल है ना। तो ये बात भी आपको पता है, ये बात भी आपको पता है, ये चीज तो आपको पता ही है, ये अपन ने बता ही रखी है पहले। तो अपन क्या कहना चाह रहे हैं, अपन कर्व की बात करना चाह रहे हैं, कर्व है ना, कर्व की बात करना चाह रहे हैं कि अब कर्व भी देखो, जैसे आपने मार्केट का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसके अंदर परफेक्ट और इम्परफेक्ट पढ़े होंगे, तो पढ़े हैं क्या, पढ़े हैं क्या, परफेक्ट और इम्परफेक्ट जो है दो प्रकार के मार्केट होता है। तो उन मार्केट के अंदर जो है अपन जो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात करते हैं दोनों के अंदर, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर तो क्या होता है, जो कॉस्ट कर्व होता है ना, वो जो है आपका बिल्कुल क्या होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, जिसको ये अपन ने अब ये देखेंगे अपन इसको बाद में, है ना। जैसे ये क्या है, इसी को अपन ने डिमांड कर्व कहा, इसी को अपन ने एवरेज रेवेन्यू, इसी को अपन मार्जिनल रेवेन्यू, और इसी को अपन जो है आपकी प्राइस, अपन ने क्या कहा था ये बताया है ना? ऐसा है उसमें, किसमें, परफेक्ट मार्केट की कंडीशन के अंदर। लेकिन जब इम्परफेक्ट मार्केट की बात करते हैं, इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर जैसे ही पता लगता है आपको, तो इसमें मोनोपोली आ जाता है ना, इसमें मोनोपोली आ जाता है। ये जहां पर ओनली सिंगल सेलर होता है उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। जब सिंगल बायर होता है तो उसको मोनोप्सोनी कहते हैं, कुछ पढ़ा हुआ है ना। जब दो बायर होंगे तो ड्यूओपोली कहेंगे, है ना, ड्यूओपोली। और जब दो बायर होंगे तो डियोप्सोनी कहेंगे। ऐसे अगर मान लो फ्यू सेलर है तो ओलिगोपोली कहेंगे, और अगर फ्यू बायर है तो आप अपन क्या कहेंगे, उसको ओलिगोप्सोनी कहेंगे। तो ऐसे इम्परफेक्ट मार्केट की कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना। तो उस केस में जो है आपका जो ये कर्व है ना, वो कर्व आपका एवरेज रेवेन्यू का, मार्जिनल रेवेन्यू का जो कर्व है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब वो कर्व कैसे हो जाता है, वो कर्व कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये तो जाएगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू, और ये कर्व हो जाएगा आपका एवरेज रेवेन्यू। ये आपका यहाँ कॉस्ट भी आ जाएगा और रेवेन्यू, और यहाँ पे आपका आ जाएगा इनपुट, ये एक्स एक्सिस जीरो, ये वाई एक्सिस, ऐसा कुछ होता है कॉस्ट कंसेप्ट के अंदर, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व होता है, ये एवरेज रेवेन्यू कर्व होता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे किसकी, एवरेज कॉस्ट की। अभी निकाली थी ना अपन ने, एवरेज कॉस्ट की, एवरेज फिक्स कॉस्ट की, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। इन तीनों कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। सर आपने टोटल कॉस्ट के बारे में क्यों नहीं बात करी, तो टोटल कॉस्ट का देखो ऐसा है, सिंपल सी बात है कि एक तो ये टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना ये। तो ये जो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व होता है वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व होता है, ये टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व होता है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो पैरेलल टू क्या होगा। अब अपन क्या कहना चाह रहे हैं, एक चीज आपको पता होगी क्या, एक चीज आपको पता होगी, इसको मैं बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं मान लो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करता हूँ, प्रोडक्शन नहीं लेता हूँ, तो आपकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी, जी चलो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता आपको, चलो कोई बात नहीं। अपन क्या कह रहे हैं कि दो कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एक तो फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब है इररेस्पेक्टिव लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का लेवल से इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो फिक्स कॉस्ट, आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी आप लो चाहे आप मत लो, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपकी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट आएगी। दोनों ही कंडीशन में आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो आएगी, ठीक है। जैसे ही आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू किया, तो शुरू करने पर क्या होगा, आप सीड खरीदोगे, फर्टिलाइजर खरीदोगे, मैन्यूअर खरीदोगे, नंबर ऑफ लेबर लगाओगे, इरिगेशन दोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आएगा, तो ऐसी आपकी कुछ कॉस्ट आएगी आएगी। तो वो कॉस्ट किसमें आपकी होगी, वेरिएबल कॉस्ट में होगी। जैसे आप प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करोगे ना, तो वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे आप इनपुट की क्वांटिटी लोगे, आपको क्या मिलता जाएगा, वाई आउटपुट मिलता जाएगा। तो जैसे जैसे इसी क्वांटिटी आप बढ़ाते जाओगे, आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपका ये आउटपुट जो भी है बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, जो भी है, जैसे अपन ने पढ़ा है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आगे और पढ़ेंगे उसको।
तो अगर मान लो आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं की, मतलब ना तो आपने सीड, मैन्युअल, फर्टिलाइजर, केमिकल कुछ भी नहीं किया, आपने प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं करी, तो आपकी केवल और केवल क्या कॉस्ट आएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट आएगी, केवल और केवल टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आपकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर रहेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर रहेगी। मोहित मीणा, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर रहेगी। अब फिक्स कॉस्ट का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट का लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व है। अपन पटवारी को क्या है? लैंड रेवेन्यू देते हैं। आप कल्टीवेशन करो चाहे मत करो। उसके बाद में क्या है? डेप्रिसिएशन। आपके फार्म बिल्डिंग है, फार्म बिल्डिंग है आपके, फार्म बिल्डिंग होगी ना, तो उसका जो है डेप्रिसिएशन होगा। कुछ मशीनरी इक्विपमेंट आपके पास में होंगे, तो उनकी क्या होगी? डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा? इसके अंदर आएगा। तो वो किसके अंदर आएगा? आपका फिक्स कॉस्ट के अंदर आएगा। चाहे आप कल्टीवेशन करो चाहे मत करो, आपको ये जो कॉस्ट है आएगी ही आएगी। तो अपन क्या कह रहे हैं? टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब जैसे ही मैंने प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू कर दी, इसका मतलब मैंने इनपुट्स को खरीदा, रिसोर्सेज को परचेज किया, उसकी वजह से क्या होगा? आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो जब मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू नहीं कर रहा, तो उस समय आपकी टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगी? टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होगी। ठीक है, पीछे आ जाओ वापिस। तो मैं क्या कह रहा हूं, आपका जो टोटल कॉस्ट कर्व है, टोटल कॉस्ट कर्व है, वो कहां से शुरू होगा? ओरिजिन से शुरू होगा कि कहीं ऊपर से शुरू होगा? भाई अपन क्या कह रहे हैं? प्रोडक्शन जब नहीं होगा, तो जो टोटल कॉस्ट हो किसके बराबर होगा? फिक्स कॉस्ट के। तो कहां से शुरू होगा? वो यहां से शुरू होगा। तो ये जो है ना, ये आपका कुछ कर्व ऐसा टोटल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, और जब मैं प्रोडक्शन एक्टिविटी शुरू करूंगा, जिसको अपन क्या कह रहे हैं? वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, वो कहां से शुरू होगी? ओरिजिन से शुरू होगी। तो जैसे ही ये, सॉरी ये इनपुट नहीं है, यहाँ पे क्या है? आउटपुट। तो जैसे ही मैं आउटपुट लूंगा, जैसे मैं आउटपुट की तरफ बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे जो मेरी क्या आएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो ये जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा? आपका कुछ यूं इस तरीके का बनेगा। तो ये आपको हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। तो ये क्या हो जाएगा? आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है ना आपकी टोटल कॉस्ट, देखो इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है वेरिएबल कॉस्ट। उसके ऊपर क्या है आपका? तो ये जो कर्व है, ये सारे के सारे टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, और टोटल कॉस्ट है। ये इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो ये जो है वो तो इनका कर्व हो गया, है ना। लेकिन अपन बात कर रहे हैं किनकी? इन कर्व की। किसकी बात कर रहे हैं? इस कर्व की। ऊपर क्या? ये बात हो गई। अब बात करेंगे इसकी एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे। अब ठीक है, अब जैसे ये ये आप इसको समझो। इसके अलावा रुको एक मिनट, आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मैं एक और बना देता हूँ। ये आउटपुट है ना, ये आपकी हो जाएगी कॉस्ट, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि एवरेज, एवरेज जो कॉस्ट है किसके बराबर है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर इन तीनों कॉस्ट को अपन क्या करेंगे? यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो एवरेज जो कॉस्ट कर्व है ना, वो दोनों मिलके किससे बना है? एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल। पहले तो अपन क्या करते हैं? एवरेज फिक्स कॉस्ट को क्या करते हैं? ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कर्व जो आता है वो कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये हो गया आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये कैसा कर्व है आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये किस तरीके से आता है? जैसे आपने डिमांड के अंदर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड पढ़ा होगा ना आपने, है ना। तो यूनिटरी जो इलास्टिक डिमांड है ना, उसका जो कर्व है वो भी कैसे आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा आता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना आप। ठीक है, तो ये किसका हो गया? एवरेज फिक्स कॉस्ट का हो गया। उसके बाद में क्या है आपका? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपका, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कुछ आपका यूं आ जाएगा। ये आ गया आपका। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी जो कर्व है ना, शेप उसकी कैसे आई, वो उसके बारे में बात करेंगे। ये हो जाएगा आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको ये पता है कि एवरेज जो कॉस्ट होता है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व कर लिया, तो ये जो एवरेज कॉस्ट कर्व आएगा वो क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया? इसका एवरेज जो है कॉस्ट के बारे में बात कर ली। इसको मैं क्या कह सकता हूँ? एवरेज, एवरेज सॉरी, मैं इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकता हूँ, एवरेज टोटल कॉस्ट भी कह सकता हूँ। एक ही बात है। आप एवरेज कॉस्ट भी कह सकते हो,
ये बात होगी। अब इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे, सॉरी गलत बन गया थोड़ा, इसको वापस बनाने दो। ये इसका मिनिमम पॉइंट है, ये एवरेज कोस्ट कर्व है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है। अब आपको एक मार्जिनल कोस्ट के बारे में और बता रखा है मैंने, मार्जिनल कोस्ट के बारे में और बता रखा है, जो क्या है, चेंज इन टोटल कोस्ट अपॉन क्या है, डेल्टा क्यू, यही है, यही है ना। तो अपन ने क्या कहा, मार्जिनल कोस्ट है वो इस तरीके से होती है। तो मार्जिनल कोस्ट जो है, जो मार्जिनल कोस्ट कर्व जो बनेगा, वो आपको ध्यान रखना है कि वो एवरेज कोस्ट और एवरेज वेरिएबल कोस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट से नीचे से कट करते हुए ऊपर जाएगी। ये जो मिनिमम पॉइंट है इसका, ये मिनिमम पॉइंट उसको कट करते हुए नीचे जाएगी। तो ये जो मार्जिनल कोस्ट कर्व है वो कुछ यूं इस तरीके से बनेगा, ये मार्जिनल कोस्ट कर्व बनेगा। ये इसका थोड़ा सा वो हो जाएगा, हो गया, मिनिमम पॉइंट से कट करते हुए क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ये मार्जिनल कोस्ट हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कोस्ट कर्व एवरेज कोस्ट कर्व को और एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व को क्या करेगा, इसके मिनिमम पॉइंट से नीचे से कट करते हुए ऊपर जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्जिनल कोस्ट कर्व कैसा है, यू शेप है, एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व है कैसा है, यू शेप है, और एवरेज कोस्ट कर्व भी कैसा है, यू शेप है। जबकि एवरेज फिक्स कोस्ट कर्व कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, एवरेज कोस्ट, एवरेज वेरिएबल कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट, ये तीनों कर्व कैसे हैं, यू शेप है, यू शेप है। अब ये तो कोस्ट की बात अपन ने कर ली, अगर अपन प्रोडक्ट की बात करेंगे ना, तो इसके रिलेशन में क्या देखेंगे अपन, मार्जिनल प्रोडक्ट देखेंगे, मार्जिनल प्रोडक्ट देखेंगे ना। ये एवरेज कोस्ट है ना, तो यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट देखेंगे, देखेंगे ना। तो वहां एवरेज प्रोडक्ट कर्व क्या था, इन्वर्टेड यू शेप था। एवरेज प्रोडक्ट कर्व कैसा था, इन्वर्टेड यू शेप ही तो था। और मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व कैसा था, इन्वर्टेड यू शेप था। तो इन दोनों प्रोडक्ट जो कर्व है, जो इन्वर्टेड यू शेप था, है ना, वो प्रोडक्ट के अंदर है, और इसी का मिरर इमेज जो है, जिसके अंदर एवरेज कोस्ट और मार्जिनल कोस्ट कर्व है, वो कैसा होगा, यू शेप होगा। इनका क्या होगा, अपोजिट होगा। इस चीज को समझाने के लिए मैंने इतना रिस्क लिया है बताने का। इफ वी स्टडी इन द थ्योरी ऑफ कोस्ट, थ्योरी ऑफ कोस्ट के अंदर अगर अपन पढ़ते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, मार्जिनल कोस्ट कर्व एंड एवरेज वेरिएबल कोस्ट कर्व हैव ए यू शेप कर्व, जो अपन ने भी बताया, विच आर ए मिरर इमेज ऑफ एनपीपी एंड एपीपी। ये आपको ध्यान में रखना है, कोस्ट कर्व जो है वो यू शेप होगा, और प्रोडक्ट जो है वो कैसे होंगे, इन्वर्टेड यू शेप होंगे। ठीक है ना, तो ये बात होगी, तो ये आप लिख लो। त्रिपीजी का है क्या सिलेबस किसी के पास, दिखा। होस्ट कंसेप्ट जो है बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में है। शॉर्ट रन के अंदर अलग है, लॉन्ग रन के अंदर अलग है। अब जो अपन ने कर्व बनाया है ना, ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को कहाँ कहाँ कट करता है, फिर अपन इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, लॉस देखते हैं, वो अलग अलग है, वो अब देख लेंगे अगर अपने ये हो गया तो आज जल्दी फटाफट, है ना। मीनिंग ऑफ यूटिलिटी अपने हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने हो गया, क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न चल रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड सप्लाई ये अपने हो गया डिटेल में, प्राइस डिटर्मिनेशन अपने हो गया, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी एंड इट्स मेजरमेंट ये अपने हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ऊपर वाला हो गया। अब नीचे का जो पार्ट है फटाफट कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, तो बस ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद में अभी तो थोड़ा और पढ़ेंगे। अब देखो सिलेबस में तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन एग्जामिनर जो है क्वेश्चन पूछ लेता है ना। तो अपन तीनों ही रिलेशनशिप पढ़ेंगे। डब्ल्यू में तो कुछ अलग ही सिलेबस है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग अपन पढ़ेंगे, फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड प्राइस स्प्रेड पढ़ेंगे, है ना, मार्जिन वगैरह सब पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड क्रेडिट है, ये बिल्कुल पूरा कवर करेंगे। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे अपन पूरे, क्रॉप इंश्योरेंस पढ़ेंगे,
फार्म प्लानिंग एंड बजटिंग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या, साइज ऑफ होल्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग फार्मर्स आर कैटेगराइज इनटू 5 कैटेगरीज, है ना। तो उसमें अपन ने कहा था मार्जिनल है, स्मॉल है, मीडियम एंड लार्ज है ना, वो है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन, ठीक है। पेक्युलरिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा है। लो, सिंपल है, कुछ नहीं। आपको एक एक चीज पता है क्या कि शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट, जैसे अभी कोरोना आया, कोरोना के अंदर जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने अपना जो प्रोडक्शन वो बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया अपना, कहते हैं ना शट डाउन कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया अपना प्रोडक्शन। तो वो कौन सी ऐसी कंडीशन होती है ऑनलाइन, अगर किसी स्टूडेंट को पता हो तो वो मुझे बताए कि शट डाउन पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, जहां पर कोई भी प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर देता है, अपना प्रोडक्शन बंद कर देता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? और एग्जामिनर वाइवा में कई बार पूछता है ना, शट डाउन की पॉइंट की कंडीशन कौन सी है। हो गया। शट डाउन में वेरिएबल कॉस्ट कम कर देंगे। अच्छा, ओनली फिक्स कॉस्ट रिमेन व्हेन टीपीपी इज इन नेगेटिव। देखो, जो मैं एग्जैक्ट चीज पूछ रहा हूँ ना, शट डाउन पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, वो आप नहीं बता पा रहे हो। अभी देख लेते हैं, है ना, अभी देख लेंगे, सिंपल है, अभी समझ में आ जाएगा। सरल शब्दों में अगर कहें तो यूं कह सकते हैं कि जो मुनाफा है, जो फायदा हो रहा है ना, अगर वो ना हो और कॉस्ट ज्यादा आ रही हो, है ना, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, बंद करेगा। लेकिन वो कौन सी कंडीशन है वो अब अपन देखते हैं। अभी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा बिल्कुल, इसको उतारो फटाफट, फिर देखते हैं आगे। हाँ, अभी बताना मनोज, देखे प्रॉफिट की कंडीशन में अभी कुछ डेटा लिखूंगा, उस डेटा के आधार पे आप बताना मेरे को, देखिए हाँ कौन सी कंडीशन में वो अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा। हम्म, अभी अभी देखेंगे, है ना, अभी देखेंगे, इसको लिखो फटाफट लिखो। मार्जिनल कॉस्ट मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। अभी देखेंगे मोहित, है ना, जो आप थर्ड स्टेज है ना उसके अंदर की बात कर रहे हो, कि जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर टीपीपी नेगेटिव में चला जाएगा, है ना, जब एपीपी डिक्रीज होने लग जाए। अभी रुको, है ना, इससे अपन नहीं बता सकते, है ना, एवरेज प्रोडक्ट से, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट से अपन नहीं बता सकते। अभी रुक जाओ। चले गया। लो, ये उनको दे दो। हो गया, हाँ हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करी थी, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या था, अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो रहा था, इंक्रीज हुआ था, उसके बाद में कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा था, और एट द एंड ऑफ सेकंड स्टेज क्या हो रहा था, जीरो।
जीरो हो रहा था, उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या जा रहा था, नेगेटिव। ठीक है, वो चीज अपन ने लिख रखी है आगे। चले ठीक, ये चलो अब ये जो है ना, ये मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू जो है ना, अब यहाँ पे फिर अपन है ना इन कोस्ट को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, है ना। तो जैसे ये जो है ना, ये वाली जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कह देंगे, और इसके अंदर ये जो है इसको अपन एवरेज कॉस्ट कह देंगे। फिर यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। देखो जैसे मैं बताऊँ आपको, ये एवरेज कॉस्ट, इसकी मिनिमम पॉइंट ये है और इसका मिनिमम पॉइंट कहाँ, यहाँ है। इन दोनों को नीचे से कट करते हुए क्या जाएगी, आपकी मार्जिनल कॉस्ट जाएगी, है ना। तो जब मार्जिनल कॉस्ट जो है घट रही होती है, मार्जिनल कॉस्ट घट रही होती है, उस समय एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। जैसे ही इनके पॉइंट पे कट कर देगी मार्जिनल कॉस्ट, तो ये क्या कर देगी, ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी, तो ये ज्यादा हो जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी और एवरेज कॉस्ट से भी। तो इस कंडीशन में, और मोस्ट प्रॉफिटेबल कंडीशन आपने सुना होगा कभी, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। मोस्ट प्रॉफिटेबल जो कंडीशन है ना, जिसमें अपन कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है, यह मार्जिनल रेवेन्यू ये है। मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व कौन सा है, ये है। अब मार्जिनल रेवेन्यू कर्व पे कंडीशन जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करता है, कट करता है, इसका मतलब हो गया कि इस कंडीशन पे जो है, ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। इस आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन कौन सी होती है, ये आपकी ऑप्टिमम आउटपुट की कंडीशन है जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। यहाँ पे अपन ने क्या कहा, इस जगह पे मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, इक्वल है इस जगह पर। ठीक है, फिर यहाँ से अपन देखते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं, लॉस की कंडीशन देखते हैं। तो ये है आगे, इसमें और बहुत सारा है, वो इतना आपके सिलेबस में है नहीं, ये अपन ने कर लिया। ठीक है, ये हो गया। अब ये है कौन सा आपका मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, क्या है, एमपीपी। एमपीपी का फॉर्मूला लिखा हुआ है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके बाद लिखा है सेम एज एबीपी कर्व, एमपीपी कर्व इज आल्सो डिराइव फ्रॉम टीपीपी कर्व। बिल्कुल सही बात है क्योंकि टीपीपी यहाँ है। ठीक है, द एमपीपी कर्व इज आल्सो इंक्रीजिंग अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड देन स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, ये बात भी हो गई। एमपीपी कर्व नेगेटिव आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन कर्व, दैट इज आफ्टर टीपीपी अटेम्प्ट्स द मैक्सिमम पोजीशन। टीपीपी मैक्सिमम हो गया था, ये हो गया। चलिए इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। कर्व नहीं बनाया तो विक्रम ऐसा है कि आपके पास में जो है ऑनलाइन है, ये वीडियो अवेलेबल है, तो उसमें से जाकर के आप बना लेना, है ना। एक्चुअली मैंने क्या टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दे दिए, है ना। अगर आज वो कवर नहीं कराएंगे ना, तो फिर उस वो रह जाएंगे, फिर वो आपके मैंने क्वेश्चन भी भेज दिए बना करके, तो वो टॉपिक रह जाएगा। तो आप है ना बाद में वापस इसको है ना देख लेना और उसमें से बना लेना। एक्स एक्सिस पे आउटपुट लेना है, वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, कॉस्ट लेना है। ठीक है ना। अगर आज अपन को टाइम मिल जाएगा ना, तो अपन लास्ट में उसको वापस रिवर्स करके देख लेंगे, है ना, बनवा देंगे। हो गया। कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना ये। हाँ, एक बार घर जाकर के शांति से और देखना ये क्या चीज है, बिल्कुल सिंपल है। आज तो तुम्हारे जूनियर्स आ गए होंगे, हाँ, एडमिशन करवाया होगा भाग भाग के, दौड़ दौड़ के फोटोकॉपी करवाने गए होंगे कोई।
हाँ, कोई उनके पेरेंट्स को बात कर रहे होंगे, है कि नहीं। और जिसको वो डायग्राम याद है, जिसको कर्व याद है तीनों, है ना, ये सब सारी चीजें उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना, थ्योरेटिकल पार्ट है। जिसको वो याद है कहाँ बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है, कहाँ नेगेटिव जा रहा है, कहाँ पॉजिटिव है, सारा सब याद है उसको। मजा आ गया आज, हाँ मजा आएगा और क्या। चलो आगे चलते हैं। चलो, अब इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, एक चीज आपको ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो है अपन ने क्या बताया था, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसका फॉर्मूला, हाँ ये रहा, इसका फॉर्मूला ये है, इलास्टिसिटी ऑफ परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनपुट। ऊपर भी परसेंटेज है, नीचे परसेंटेज है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, ऊपर भी परसेंटेज है, नीचे परसेंटेज है, और परसेंटेज इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट लेस, है ना, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, है ना। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यूनिट लेस है ना। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम, है ना। ठीक है, यूनिट लेस होता है, परसेंटेज से परसेंटेज कट गए ना रे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज नोन एज आउटले इलास्टिसिटी, है ना, याद रखना आउटले इलास्टिसिटी। क्यों, आउटले का मतलब क्या है, आउटपुट, है ना। और यहाँ पे ईपी की जो बात कर रहे हैं उसमें अपन क्या कर रहे हैं, एमपीपी अपॉन एपीपी। ठीक, ये बात हो गई। इट इज द रेशियो ऑफ एमपीपी एंड एपीपी, ठीक है, बात हो गई। द वैल्यू ऑफ ईपी जो है वेरी करती है कहाँ से कहाँ तक, सही बात है। अपन ने कहा था ना, ईपी जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है, तो आपको ध्यान हो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोडक्शन के अंदर अभी तीन स्टेज बनाई थी, उसके अंदर क्या था, जीरो से कम आ रहा था, थर्ड स्टेज के अंदर एक से ज्यादा आ रहा था, फर्स्ट स्टेज के अंदर आ रहा था ना। बस ये बात है। उसके बाद क्या है, अभी कुछ कंडीशंस हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल कंडीशन है, ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये वाला भी आपके पास में है। ठीक, देखो, इफ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन मोर देन वन, इसका मतलब कहाँ की बात हो रही है, स्टेज फर्स्ट की बात हो रही है। स्टेज फर्स्ट के अंदर इसका मीनिंग क्या होगा, मोर देन वन का मीनिंग क्या होगा, कि एमपीपी और एपीपी जो है, एमपीपी क्या है, ज्यादा है, एपीपी क्या है, कम है। इसकी जगह आप देखो इस वाले फॉर्मूले को, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन इनपुट। तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है एक से ज्यादा कब आएगा, जब परसेंटेज चेंज इन इनपुट जो है उससे ज्यादा चेंज किस में है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट में, सही बात है ना, तभी आएगा। तो यही वो लिखा हुआ है, 1% चेंज इन इनपुट यील्ड, है ना, इनपुट जो है उसमें अगर 1% चेंज करते हैं, यील्ड्स मोर देन 1% क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, सही बात है ना। यील्ड, है ना, यील्ड ही तो है आउटपुट जो है, ठीक है। तो ये बात हो गई कौन सी, मोर देन वन की। इक्वल टू वन के केस में क्या होगा, अगर 1% चेंज इनपुट में चेंज करूंगा तो आउटपुट में कितना चेंज आएगा, 1% से चेंज आएगा, तो ये वाली बात हो गई। अगर मैं लेस देन वन, मतलब लेस देन वन कब आएगा, अगर मैं 1% से चेंज करूं इनपुट में, तो आउटपुट में 1% से कम चेंज आएगा, कम चेंज आएगा। तो ये केस कौन सा हो गया आपका, थर्ड वाला, ठीक है। अगर मैं 1%, ये तो एक वन आ गया, आगे चलते हैं। इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो का मीनिंग क्या है, अगर मैं 1% से अगर चेंज करता हूं इनपुट के अंदर, तो यील्ड में कोई भी चेंज ना हो, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं होगा ना। ऊपर क्या परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ही था, अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, मैं इनपुट में चेंज कर रहा हूँ लेकिन आउटपुट में चेंज नहीं आ रहा, तो ऊपर क्या लिखा आएगा, जीरो, जीरो बटा समथिंग क्या होगा, जीरो। तो ये आ गया आपका इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, ठीक है। उसका मीनिंग क्या हो गया, आउटपुट ऑफ कमोडिटी डिक्रीज एज परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, इनपुट में मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, है ना, इनपुट में बढ़ा रहा हूँ लेकिन आउटपुट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। ये कंडीशन, ये लिख लो आप। फटाफट लिखो इसको, फिर आगे चलते हैं।
इलास्टिसिटी का हिंदी मीनिंग, अरे बाप रे, लोच लोच। मनोज इलास्टिसिटी के ऊपर तो अपन ने बहुत बात कर ली पीछे पहले, डिमांड के अंदर और सप्लाई के अंदर पूरा इलास्टिसिटी पढ़ा है अपन ने। तो ये 5 जो कंडीशन है ना, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लेता है ना। अगर इफ 1% चेंज इन इनपुट यील्ड मोर देन 1% इज कोल्ड, है ना, तो इलास्टिसिटी प्रोडक्शन क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा, इक्वल, जीरो, क्या होगा वो पूछ लेता है। और इसकी रेंज याद रखना, है ना, कहाँ से कहाँ है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज, ये तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है ना। हाँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी, वेरी गुड, जीरो से अनंत, हाँ। और वैसे ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की थी, ये इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है। हो गया, करो जल्दी करो फटाफट, आगे चलते हैं, बहुत सारा बाकी है अभी तो। चले नेक्स्ट चले। चलो लिखो, देखो मत तो, हाँ तो लिखो तो फटाफट खत्म करो इसको। हो गया, अच्छा अभी तो इसके बाद क्लास है ना एक और, तो उसमें तो लिखते नहीं होंगे फिर तुम लोग।
सबसे ज्यादा उसमें अभी क्या चल रहा है उसमें? सीड एक्ट कब आया था? सीड एक्ट 63। और सीड कंट्रोल नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ये ध्यान रखना, ये जो है ना कब कब आए थे। एक देखो सीड एक्ट होता है, एक सीड ऑर्डर है, एक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है ना, ये ध्यान रखना, ये अलग अलग डेट है। और एक क्वेश्चन उसमें से आता है आपका, न्यूक्लियस सीड है, ब्रीडर सीड है, रजिस्टर्ड सीड है, फाउंडेशन सीड है, और कौन सा है, सर्टिफाइड सीड है, और लास्ट वाला है ट्रूथफुल सीड, लास्ट वाला। अरे पूछ लेते हैं टैग का कलर कौन सा होता है ना, पूछ लेते हैं। जैसे फाउंडेशन का कौन सा है? हाँ, फाउंडेशन का टैग कलर, हाँ वाइट। रजिस्टर्ड का पर्पल, पर्पल। न्यूक्लियस का, तो ब्रीडर का गोल्डन येलो। सर्टिफाइड का इंटेलिजेंट हो तुम तो, फिर तो सिलेक्शन है तुम्हारा 100%। हाँ चलो आगे चले। और वो रेशियो याद रखना है ना, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड है ना, उनके रेशियो याद रखना। एपिस्टेसिस के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, सप्लीमेंट्री में क्या है, इनिवेटरी के अंदर क्या है ना, बहुत सारे रेशियोज है ना उनमें। हाँ चलो आगे चलते हैं। हाँ। पढ़ लिया है तो अपन ने। ये देखो, ये है आपका 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सारी चीजें अपने ड्रॉ कर रखी है। देखो ये जो है ना मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है, ये वाला है ना, अब ये सारे ब्लैक हैं इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर मैक्सिमम है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, ठीक है ना, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। स्टेज फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट के अंदर ईपी प्लस प्रोडक्शन सबसे ज्यादा, यहाँ पे ये कंडीशन है, और थर्ड में ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर 1 था, यहाँ पे 0 था, और ये टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कर्व है, ठीक है। ये वाला जो है वो एवरेज फिजिकल कर्व हो गया, ठीक है, ये बात हो गई। फिर यहाँ फर्स्ट जोन है उसको अपन ने इरेशनल जोन, और थर्ड जोन को, दोनों को क्या कहते हैं अपन? इरेशनल जोन कहते हैं, है ना। और सेकंड जो स्टेज है उसको रेशनल जोन कहते हैं, ठीक है। ये सारी सब बातें अपन ने डिस्कस कर ली और अपन ने बता भी दिया। एक्स एक्सिस पे इनपुट लेते हैं, वाई एक्सिस पे आपको आउटपुट लेते हैं। अभी रेशनल, रेशनल क्या है इसके आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्या है आगे। अब अपन देखेंगे क्या रीजन है जिसके अंदर कि अपन इसको इरेशनल स्टेज कहते हैं, फर्स्ट और थर्ड स्टेज को, सेकंड स्टेज को रेशनल स्टेज कहते हैं, है ना, वो सारा अपन देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रीजन है, कारण है कि इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, और नेगेटिव जो रिटर्न आपको मिल रहा है ना, उसका। और ये मान के चलो, जैसे लिखने को तो नहीं आएगा लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसमें, इस कंडीशन में क्या क्या होगा। तो अपन स्टेज फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में चलते हैं, है ना, तीनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, 1 बाय 1 करके चलते हैं। तो आपको पता है कि स्टेज जो है फर्स्ट है, स्टेज फर्स्ट के अंदर आपने देखा कि टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अपन एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, ठीक है। अपन ने एक इक्वेशन बनाई थी ये वाली ना, शॉर्टर प्रोडक्शन फंक्शन की, ये लिखा था ना अपन ने। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, ये जो x1 है इसकी क्वांटिटी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। बाकी सारे के सारे फैक्टर्स को क्या रख रहा है, वो कांस्टेंट रखना है। इन सभी इनपुट्स की क्वांटिटी को क्या रख रहा है, वो कांस्टेंट रख रहा है, ठीक है। अपन ने माना कि कोई फिक्स फैक्टर है, जैसे सपोज करो अपन ने एक फिक्स फैक्टर ले लिया लैंड, क्या ले लिया, लैंड, और वो ले लिया अपन ने 1 हेक्टर, ठीक है। इनपुट की क्वांटिटी, ये जो x1 है, जो वेरिएबल फैक्टर है, वो अपन ने ले लिया, मान लो सीड, क्या ले लिया, सीड। अब अपन सीड जो है इस 1 हेक्टर एरिया के अंदर क्या करेंगे, डालेंगे, यूज करेंगे। तो क्या होगा कि स्टार्टिंग के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो सीड की क्वांटिटी कुछ डालेगा यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे सीड की क्वांटिटी अगर मान लो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई प्रोड्यूसर है वो वीट का क्या करना चाह रहा है, प्रोडक्शन करना चाह रहा है, और इस वीट के प्रोडक्शन के अंदर उसने एरिया लिया है 1 हेक्टर का, और सीड की क्वांटिटी जो लिए है स्टार्टिंग के अंदर मान लो सपोज करो फर्स्ट जो यूनिट डाल रहा है वो 5 kg की डाल रहा है, किसमें 1 हेक्टर के अंदर डाल रहा है। अब आपको ये तो अब पता है कि 1 हेक्टर के अंदर सीड की क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ऑप्टिमम क्वांटिटी कितनी है फॉर 1 हेक्टर, सीड रेट कितनी है 100 kg है, लेकिन वो जो है प्रोड्यूसर वो कितनी डाल रहा है 5 kg डाल रहा है। ठीक है, तो 5 kg डालेगा तो ये उसका 5 kg जो है ये हो गया। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे 5 kg जो सीड डाला है, वेरिएबल फैक्टर जो है वो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे क्या है, स्केर्स है, कम है, कम है ना, जबकि उसका जो फिक्स फैक्टर है उनकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। अपन ने ये लैंड माना है, अपन ने ये कहा है कि ये जो वेरिएबल फैक्टर है सीड है उसकी क्वांटिटी उसने डाला है कितना 5 kg डाला है, इसके प्रोपोर्शन में जो ये बाकी के फिक्स फैक्टर्स हैं इनकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है कि नहीं, इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। नंबर ऑफ इरिगेशन होगा, फर्टिलाइजर होगा, FIM होगा, बहुत कुछ होगा। ठीक है, वो सारे के सारे इस वेरिएबल फैक्टर की पहली क्वांटिटी की तुलना में क्या है, एक्सेस में है। तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे जो फिक्स फैक्टर है वो क्या है, अबंडेंट है। फिक्स फैक्टर क्या है, अबंडेंट है, जबकि वेरिएबल फैक्टर क्या है, स्केर्स एंड लिमिटेड। आपकी अभी क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर जो बहुत सारी बेंच है, इसके अंदर मान लो सपोज करो 100 स्टूडेंट्स इजीली आ सकते हैं, वेंटिलेशन अच्छे से हो सकता है। 100 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मान लो कि यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने, मान लो 7 लोग हो, मान लो 5-7 लोग हो आप। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, इजीली सबको दिख भी रहा है ना, बहुत सारे फैक्टर हो गए ना, वेंटिलेशन अच्छा प्रॉपर है, हवा अच्छी लग रही है, टीचर की आवाज भी अच्छे से आ रही है, आपको बढ़िया सब कुछ दिख रहा है, लाइटिंग वगैरह सब सारा सब कुछ ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे कुछ फिक्स फैक्टर होंगे, कुछ वेरिएबल फैक्टर होंगे। वेरिएबल फैक्टर अपन ने नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लिया, जबकि फिक्स फैक्टर जो है फैन है, इलेक्ट्रिसिटी है, नंबर ऑफ बेंचेज है, वो तो फिक्स है ना, क्लासरूम जो है उसका एरिया डायमेंशन वो सब फिक्स है कि नहीं ना। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट एंटर करते जाएंगे तो ऑप्टिमम कंडीशन कहाँ तक आएगी, 100 तक बैठ सकते हैं, उसके बाद क्या होगा, है ही नहीं। तो जो फिक्स रिसोर्सेज जो है वो क्या हो गए, ऑक्यूपाई हो गए ना। तो धीरे धीरे अपन क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे वेरिएबल रिसोर्सेज बढ़ेंगे, स्टार्टिंग में क्या होगा, उनकी इफिशियंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आपको ध्यान हो तो अपन ने लॉ ऑफ रिटर्न जब पढ़ा था, लॉ ऑफ रिटर्न जब पढ़ा था उसके अंदर अपन ने फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या कहा था, जिसमें फर्स्ट जो लॉ था उसमें क्या कहा था अपन ने, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जिसमें अपन ने क्या कहा था कि टोटल आउटपुट जो है इंक्रीज हो रहा था किसके रेट के साथ में, इंक्रीजिंग रेट के साथ में। और यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है उस फर्स्ट स्टेज के अंदर भी आपका कर्व कैसा है, आपका ये जो है ना, ये कर्व जो है आपका कर्व कैसा बनाया था अपन ने, यू बनाया था, मतलब ये जो है ना इंक्रीजिंग रेट के साथ में बढ़ रहा है। कारण ये है कि स्टार्टिंग के अंदर जो है जैसे जैसे मैं इनपुट डालूंगा ना, तो इन लिमिटेड इनपुट्स के लिए बहुत ज्यादा फिक्स रिसोर्सेज की क्वांटिटी है, तो और अच्छे से ज्यादा क्या करेंगे, इनके साथ में कंबाइन करेंगे, पॉसिबिलिटी है अभी तो। मैं और जो है यहाँ पे सीड की क्वांटिटी जैसे और बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे अभी भी जो है फिक्स रिसोर्सेज की क्वांटिटी अभी भी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इनकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी। फिर मैं और क्वांटिटी ऐड करता हूँ सीड की, मान लो 15 kg करता हूँ, तो यहाँ पे और कुछ जो है अभी भी अबंडेंट में है क्या, फिक्स रिसोर्सेज। तो फर्स्ट स्टेज के लिए अपन क्या कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर आपका फिक्स जो रिसोर्स है, फिक्स जो इनपुट है वो, और वेरिएबल जो रिसोर्स है, वेरिएबल इनपुट जो है, इनकी टेक्निकल इफिशियंसी जो है, टेक्निकल इफिशियंसी जो है दोनों की क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोनों की इफिशियंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। किसमें, स्टेज फर्स्ट के अंदर। स्टेज फर्स्ट के अंदर आपको ये बता दिया मैंने कि फिक्स रिसोर्सेज अबंडेंट में है, फिक्स रिसोर्सेज अबंडेंट में, जबकि वेरिएबल रिसोर्स क्या है, स्केर्स है। तो जैसे जैसे मैं वेरिएबल रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ाता जाऊंगा, प्रोड्यूसर क्या है, वेरिएबल रिसोर्सेज की क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा, तो इनका जो आउटपुट है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट के साथ में, कहां तक, अप टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद में जो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज तो होगा, लेकिन किस रेट के साथ में, डिक्रीजिंग रेट के साथ में। तो लॉ ऑफ रिटर्न के अंदर आपने जो थर्ड केस पढ़ा था उसके अंदर टोटल फिजिकल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ में हो रहा है। तो सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि वो जो फिक्स रिसोर्स और वेरिएबल रिसोर्स हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ऑक्यूपाई होते जा रहे हैं। कब, जब वो क्वांटिटी क्या करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। 20, 25, 50 kg होगा, 80 kg होगा, 90 kg हो गया, 100 kg हो गया। तो 100 kg होते होते, 100 kg होते होते कौन सी कंडीशन आ गई, ये वाली कंडीशन आ गई। ऑप्टिमम जो कंडीशन है सीड की वहां तक पहुंच गई जहां पे उसको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए।
ठीक है ना, मैक्सिमम आउटपुट मिल गया। उसके बाद में अगर वो इनपुट की क्वांटिटी और ऐड करेगा तो जो सीड की जो क्वांटिटी अगर वो और ऐड करता है तो क्या होगा, जो सीड है तो रो टू रो प्लांट टू प्लांट जो स्पेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। वाटर में, मिनरल्स में, न्यूट्रिएंट्स में, सनलाइट में, एयर में, हर एक चीज के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और टोटल फिजिकल प्रोडक्ट जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा इंक्रीजिंग रेट के साथ में। ये किस स्टेज में आ जाएगा, वो थर्ड स्टेज में आ जाएगा। तो थर्ड स्टेज के अंदर आप देखोगे कि जो जो आपका फिक्स फैक्टर और वेरिएबल रिसोर्स है क्या हुआ, कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो गया कहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन मैं और जब सीड की क्वांटिटी डालूंगा तो जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो जो है स्पेस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, टोटल जो प्रोडक्ट है वो क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, और कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कंडीशन कौन सी आ जाएगी, वो थर्ड स्टेज की आ जाएगी। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, मेरे पास जितने फिक्स रिसोर्सेज है कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो गए, कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो गए। यहाँ जितनी 100 स्टूडेंट की सीट थी कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो चुकी है। अब यहाँ पे वेंटिलेशन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना, सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना जितना अपन ने कहा कि फिक्स रिसोर्सेज हैं वो कितने के लिए था, 100 केजी सीड के लिए था, वो कंप्लीटली क्या हो गया, वो ऑक्यूपाई हो चुका। लेकिन आप नंबर ऑफ स्टूडेंट और बढ़ाए जा रहे हो, आप सीड की क्वांटिटी और बढ़ाए जा रहे हो, तो कंपटीशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे टोटल आउटपुट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो थर्ड स्टेज के अंदर क्या होगा, वेरिएबल फैक्टर और जो आपका फिक्स फैक्टर है, जो रिसोर्स की बात कर रहे हैं ना, उनकी इफिशियंसी क्या होने लग जाएगी, डाउन होने लगेगी, दोनों की क्या हो जाएगी, डाउन। तो आपको क्या मिल जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न, आपको नेगेटिव जो रिटर्न आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि जो अपन मैंने बोला है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, देखो, इन स्टेज फर्स्ट फिक्स रिसोर्सेज आर अबंडेंस, ठीक है, एंड दीज आर नॉट पुट टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। सही बात है, मेरे पास में सारे के सारे फिक्स रिसोर्सेज थे, बहुत सारे अबंडेंट में, लेकिन पूरे पूरे यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। सेकंड क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल रिसोर्स, वेरिएबल रिसोर्स जो मैं डाल रहा था ना वो सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये क्या है, अबंडेंस में है और ये पूरे प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये बात हो गई। अंडर दिस सिचुएशन एप्लीकेशन ऑफ मोर क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल रिसोर्स, अपन सीड की क्वांटिटी अगर और ऐड करते हैं, मैक्स द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स रिसोर्सेज एंड इंक्रीज द आउटपुट। सही बात है। अब अपन जो है सीड की क्वांटिटी और इंक्रीज करेंगे तो टोटल फिजिकल प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट के साथ होगा। लेकिन कहां तक होगा, एज मोर क्वांटिटीज ऑफ वेरिएबल रिसोर्सेज आर अप्लाइड सून वी रीच द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एमपीपी। मैक्सिमम एमपीपी इट मींस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वहीं पे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यहीं पे तो आपका क्या हो रहा था, एमपीपी मैक्सिमम हो रहा था, वहां तक अपन पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, बियॉन्ड दिस पॉइंट, उस पॉइंट के बाद में एनी फर्दर इंक्रीज इन द यूज ऑफ वेरिएबल रिसोर्स, जितना और अगर अपन वेरिएबल रिसोर्स की क्वांटिटी और बढ़ाएंगे, यील्ड्स लेस एडिशनल आउटपुट, जो कि क्या मिल रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग रिटर्न मतलब टोटल आउटपुट इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन किस रेट के साथ में, डिक्रीजिंग रिटर्न के साथ में हो रहा है, ठीक है। अगर और ज्यादा मैं इनपुट की क्वांटिटी और ऐड करता हूँ तो क्या होगा, दिस हैपेंस एज मोर क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल रिसोर्स हैज टू अकोमोडेट विद लेस क्वांटिटी ऑफ फिक्स रिसोर्स। मैं अगर और क्वांटिटी ऐड करूंगा तो क्या होगा, टोटल आउटपुट जो है, टोटल आउटपुट वो मैक्सिमम हो गया, और अगर क्वांटिटी ऐड करता हूँ, अकोमोडेट मतलब मिलना उसको, किसको, वेरिएबल जो रिसोर्स था उसको फिक्स रिसोर्स जो है, फिक्स जो रिसोर्स है वो कम मिलेंगे, वेरिएबल रिसोर्स मेरा क्या हो गया, सीडी क्वांटिटी और ज्यादा हो गई, कहाँ, उस मैक्सिमम पॉइंट पे से आगे अगर जाते हैं थर्ड स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। उस स्टेज के अंदर क्या होगा, वेरिएबल रिसोर्स अपन और ऐड कर रहे हैं, तो वेरिएबल जो फिक्स रिसोर्सेज हैं वो क्या पड़ जाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तो क्या होगा, सिंस द proportion of variable resource becomes too large, बहुत ज्यादा हो गए, टू द वेरी लिमिटेड फिक्स रिसोर्स, फिक्स रिसोर्सेज कम पड़ गए और ये क्या हो गए, बहुत ज्यादा एक्सेस में चले गए, ठीक है। फिर क्या होगा, द बैलेंस विच इज सपोज टू एग्जिस्ट बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल रिसोर्स, जो फिक्स और वेरिएबल रिसोर्स है दोनों के बीच में जो प्रोपोर्शन था वो डिस्टर्ब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना भाई। इतने फिक्स रिसोर्स चाहिए, इतने, जैसे ये वाली तो बात हो गई कि शादी थी और शादी के अंदर खाना बनाया 500 लोगों का, ठीक है, लेकिन 500 तक तो ठीक है, लेकिन जैसे से कैंडिडेट आ रहे हैं ना, होता है ना कि चल आज तो उनके शादी है वहाँ चलते हैं, तो कॉलेज में जैसे मान लो एक स्टूडेंट के कार्ड आया, 4-5 दोस्त को पकड़ ले गया, 5 दोस्तों ने और कह दिया यार मेरे दोस्त का आज कार्ड आया, तू भी चलना, तू भी चल, 5 की जगह 10 हो गए, अब वो नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ते चले गए,
500 लोगों का खाना बनाया था, अब जो होता है वो तो खत्म होना ही है। तो सब्जी में वो पानी डालना शुरू कर देंगे, मिर्ची डालना शुरू कर देंगे, वो बिल्कुल जो ओरिजिनल जो बना था ना आउटपुट, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो सीधी सी बात हो तो क्या होगा, देयर बाय लीडिंग टू नेगेटिव रिटर्न इन द थर्ड स्टेज। ठीक है ना, ये बात हो गई। उसके बाद क्या है, थी हाँ इतना काफी क्या है, लिख लो इसको, फटाफट लिख लो। कोस्ट के चक्कर में आज ये पूरा नहीं हो पाया टॉपिक। अब क्वेश्चन डिलीट कराने पड़ेंगे और दूसरे क्वेश्चन भेजने पड़ेंगे। बात कैसी नहीं है वो, फिर तुम कर नहीं पाओगे, फिर तुम मैं सोचो हमारे तो नेगेटिव हो गए, ये हमारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हुए, फिर तुम कहोगे वो अगले पेपर। नहीं वो तो बात सही है, लेकिन वो अगले पेपर में दे देंगे ना, अगले टेस्ट में दे देंगे, ऐसा कोई जरूरी थोड़े है। वैसे लिखने को नहीं आएगा, आपको कर्व ही याद रखना है, ठीक है ना। कर्व जिसको याद है वो सब कुछ उसको याद है वो इजीली क्वेश्चन सही कर सकता है। लेकिन आपको याद रखना है, ये तो मैंने बता दिया, फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज को क्या कहते हैं, इरेशनल स्टेज, और सेकंड स्टेज को कहते हैं रेशनल स्टेज। लेकिन क्यों कहते हैं वो अपन कल देखेंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट और थर्ड स्टेज इज इरेशनल स्टेज एंड सेकंड स्टेज इज रेशनल स्टेज। आज वो नहीं है। हाँ कल पढ़ेंगे, अब तो कल ही पढ़ेंगे। और एक चीज आपको, हम कल तक का रेडी कर लेंगे, नहीं आज तक का ही करो आप तो, क्योंकि इन लोगों को पहले क्वेश्चन बना के देना पड़ता है, फिर वो प्रिंट भी तो निकालते हैं ना, पेपर सेट भी करते हैं, आंसर की भी बनाते हैं। तो आज क्या गुरुवार हो गया ना, हाँ चेंज कर देते हैं इसमें। हाँ तो आज गुरुवार हो गया, कल ये सब करेंगे, कल परसों 2 दिन ऐसा।
या फिर मैं दे दूं क्या, कल कल जो पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चन दे देता हूँ। कल जो मैं पढ़ाऊंगा उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे देता हूँ कल के, है ना। ठीक है चलो, है ना, जो कल तक है वो, कल तक का जो है वो आएगा एग्जाम में, ठीक है ना, टेस्ट में। ठीक है, चेंज कर दें। अरे बाप रे। ठीक है, लिख लो तुम, है ना। और कल, अच्छा वो एक चीज़ रह गई अपनी शट डाउन पॉइंट वाली, तो कल उसको समझाएंगे, है ना, कल उसको बताएंगे।